भाभी सा, मुझे मुआफ़ कर दें मेरी कोताहियों के लिए। दिलावर बलूच ने आगे बढ़कर जर्श बलूच के सामने हाथ जोड़ते हुए मिन्नत भरे अंदाज में कहा, मैं आपसे मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। सारी ज़िंदगी फलिक बलूच को कसूरवार ठहराता रहा किसी और के जुर्म का। बहुत दुख है मुझे फलक बलूच की मौत का। हम क्या कर सकते हैं सिवाय अफसोस के। अल्लाह को यही मंजूर था शायद। वो ठंडी आ भरकर बोलें, अगर हम आपस में बैठकर दिली अदावत और गलत फहमियाँ दूर कर लेते तो आज नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। जर्श बलूच ने ठहरे हुए अंदाज में रसान से कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी सा। दुश्मन ने हमारी इसी बात का फ़ायदा उठाया। जो हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, मगर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को मत दीजिएगा। दिलावर बलूच का लहजा रुंधा हुआ था। ये हमारी बहू नहीं बेटी है। इसे पहले दिन से ही हवेली में एक बेटी का रुतबा दिया गया है। तुम्हारे सामने है, हादिया पूछ लो इससे बेशक। अस्सलामु अलैकुम बाबा जान। वो आगे बढ़कर उन्हें सलाम करते हुए उनके गले लगी। आज कितने अरसे बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, आपस में मिल रहे थे। वालेकुम अलस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? उन्होंने इसके सर पे बूसा लेते हुए प्यार भरे अंदाज में पूछा। मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? बस तुम्हें देख लिया तो अब ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दामाद सा आपका। दिलावर बलोच ने ममनून निगाहों से इसे देखते हुए कहा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वो मुबहम सा मुस्कराया। सब ने सवालिया नज़रों से हाथ बलूच की तरफ देखा कि आखिर दिलावर बलूच हाथ का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं। दरअसल कल रात हाथ मेरी हवेली में आया था मुझे मिलने। इसने मुझे कहा कि वो हमारे दरमियान सारी रंजशें ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये फलक बलूच की भी अव्वलीन ख्वाहिश थी। इसकी अधूरी ख्वाहिश की तकमील करना चाहता था ये। और इसने मुझे कहा कि वो ये सब अपने बाबा साईं के साथ साथ हादिया के लिए भी कर रहा है। हादिया ने इसकी ज़िंदगी में आकर इसे मुकम्मल कर दिया। इसे दो प्यारी प्यारी बेटियों से नवाजा, लेकिन हादिया की खुशी इसी में है कि वो अपने वालिद से भी मिले। किसी भी बेटी की ज़िंदगी इसके वालिदीन के बिना खुश और मुकम्मल नहीं होती। बेशक हादिया ने कभी इसे कुछ नहीं कहा कि इसे मुझसे मिलना है, मगर हाद ने इसके दिल की ख्वाहिश इसके बिना कहे जान ली। मुझे फ़ख्र है कि इस जैसी अजीम सोच रखने वाला इंसान मेरी बेटी का हमसफ़र है। उन्होंने हाथ का शाना थपथपा कर कहा, तुम बहुत खुश किस्मत हो हादिया, जो तुम्हें इतना मान देने वाला इंसान मिला। मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझसे बढ़कर प्यार मेरी बेटी को और कोई नहीं दे सकता, मगर आज हाद ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि वो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता है। उन्होंने हादिया के सर पे हाथ रखकर कहा, ठीक है तो फिर आएँ, हमारे साथ मज़ार में सदका खैरात करें, फिर घर चलें। आज बच्चियों के नाम भी रखने हैं। इसी सिलसिले में छोटी सी तकरीब है। जर्श बलूच ने उन्हें दावत दी। बहुत शुक्रिया भाभी, आपने मुझे इस काबिल समझा। जी मैं ज़रूर आऊँगा आपके साथ। बलोच इन सब के साथ मज़ार की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। हादिया और हाद ने वहाँ चादर चढ़ाई और फिर सदका खैरात करने लगे, जबकि आतिश और सिसी दोनों दिया जला रहे थे। उन्होंने फातिहा ख़वानी की, फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। दोनों दुआ मांगकर फारिग हुए तो क्या मांगा? आतिश बलूच ने दिलक्श मुस्कुराहट सजाए शौक़ व शंग लहजे में इससे पूछा, मांगी हुई दुआ बता दी जाए तो सुना है वो पूरी नहीं होती। वो इसकी शरारती नज़रों की तपिश से घबराते हुए सर झुकाए मध्यम आवाज़ में बोली, मुझे मांगा है दुआओं में? वो शरारत आमेज़ नज़रों से इसे देखते हुए गया हुआ। बिल्कुल भी नहीं, वो साफ मुकर गई। तुम झूठ नहीं बोल सकते, सच तुम्हारे चेहरे पे नज़र आता है मलकाहे दिल। वो इसे छेड़ने लगा। तुम दोनों मिलकर दुआ मांगो, अल्लाह ताली जल्द अज जल्द मुझे तुम्हारे तवस्सुत से अपने पूते का मुन्ना दिखला दे। जर्श बलोच जो हाद और हादिया की तरफ से फरागत पाते दिया जलाने उनके पीछे आई थीं, उनके पास आते हुए बोलें। ससी ने पहले हैरत अंगेज़ नज़रों से उनकी जानिब देखा, फिर बात समझ में आते ही फ़ौरन से पेशतर नज़रें चुरा गईं। चेहरे पे दिलक्श रंग बखरे जिसे आतिश बलूच ने दिल से महसूस किया। आसमानी दुपट्टे के हाले में इसका पाकीज़ा शादाब सा खुला खुला चेहरा बहुत प्यारा लगा इसे। सिसी ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर आतिश की तरफ देखा तो इसकी ज़ुमानी मुस्कुराहट क़ियामत ख़ेज़ लगी इसे। इसने सिटपिटाकर नज़रों का जाविया बदल दिया। बस पूते को गोद में खिलाने की ख्वाहिश दिल में लिए ही ना चली जाऊं। कैसी बातें करती हैं आप मासा।
इंशाअल्लाह आपकी ये ख्वाहिश आपकी बहू बहुत जल्द पूरी करेगी। वो उनके शाने के गिर्द बाजू फैलाए मुस्कुराते हुए बोला। सिसी के लब तो गवया सिल चुके थे, इसमें बोलने की सकत बाकी ना रही। वो अजीब व गरीब कैफियत में मुब्तला उंगलियां चटखाने लगी। मासा मैं ज़रा आपकी बहू को चूड़ियाँ दिलवा दूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। वो जानबूझकर शरारती अंदाज में पेश आया। ना, बाकी काम मेरी इजाज़त से किए हैं, ये भी कर ले। वो घूर कर बोलें और दिया जलाने लगें तो आतिश बलूच ने सिसी का हाथ पकड़ लिया और इसे अपने साथ बाजार की तरफ ले गया। जैसे ही वो दोनों बाजार में दाखिल हुए, वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। सिसी और आतिश ने वहाँ मौजूद लोगों को हैरत से देखा। अभी किसी एक मखसूस जगह पे देख रहे थे। सिसी और आतिश बलूच ने इन सब लोगों की तकलीद में देखा। बाजार के चौक में रस्सी पे इंसानी एज़ा लटक रहे थे। सासी ने तो खौफ के मारे अपनी आंखों पे दोनों हाथ रख लिए। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। इसने हिम्मत किए दोबारा गहरा सांस लेते हुए आंखें खोलें और वापस देखा। ये तो वही था जिसने इसकी इज़्ज़त की दहीजियाँ बखेर दी थीं। आज खुदा ने कैसा इंसाफ किया था। इसकी इज़्ज़त नीलाम करने वाला आज खुद भरे बाजार में नीलाम होकर रह गया था। कुछ इसके अज़ा को देखकर दुख का इजहार कर रहे थे तो कुछ मशकूक नज़रों से देख रहे थे। कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा इसने, जो किसी ने इसे इतनी भयानक मौत दी है। मजमे में से किसी एक आदमी ने कहा। हाँ, हो सकता है, दूसरा बोला। भानत भानत के लोग और भानत भानत की बोलियाँ। शाह, शहजादे, इस को जानते हैं आप? ये वो ही दर्स। वो खौफजदा आंखों से इसके अज़ा को देखते हुए बोल रही थी कि आतिश ने इसके मुना पे हाथ रखकर इसे बोलने से रोक दिया। बस एक लफ्ज़ भी मत बोलना। जो रूह से मोहब्बत करते हैं ना, वो बिना सुने ही अपने महबूब की हर बात जान लेने का हुनर रखते हैं। तुम तो पलक भी झपक लो तो मुझे पता चल जाता है कि तुमने क्या सोचकर पलकें झपकाएं। ये तो बात ही अलग थी, फिर मुझे कैसे ना पता चलता। मगर इसे किसने मारा होगा? सिसी अपने खशक लबों पर ज़बान फेर कर उन्हें तरकिया, फिर बमुश्किल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। होगा कोई जिसने धरती को गलाजत के बोझ से आज़ाद कर दिया होगा। किसने बदला लिया इससे मेरा? वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। छोड़ो सब फजूलियात, आओ तुम मेरे साथ, बताओ कौन से रंग की चूड़ियाँ लेनी हैं। वो इसे चूड़ियों वाली दुकान पे ले गया। जो आपको पसंद हूँ। इसने वहाँ ढेर सारी रंग बरंगी कांच की चूड़ियाँ देखें तो इसे समझ ही नहीं आया कि वो कौन से रंग की ले। वो आतिश बलोच की कुर्बत में जल्द ही संभल गई और ख़ुद को नॉर्मल करते हुए इसकी बात का जवाब देने लगी। मुझे तो तुम्हारे हाथों में सब रंगों की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। भाई, आपके पास जितने भी रंग की चूड़ियाँ हैं सब दे दें। आतिश ने दुकानदार से सब रंग की चूड़ियाँ लें और सिसी का नाजुक सा हाथ थाम कर इसमें चूड़ियाँ पहनाने लगा। आज इस दरिंदे का अंजाम देखकर सिसी के दिल में जो आखिरी फानस थी वो भी निकल गई थी। वो मुतमईन थी इसे इंसाफ मिल गया था। हेलो यारम, कहाँ गुम हो यार आजकल? तुम तो बात भी नहीं करते, ना ही शहर का चिकर लगाते हो। भूल तो नहीं गए तुम हमें? वो जैसे ही मज़ार के इहाते से निकला, इसका सेल बजना शुरू हो गया। वो जानता था काल किसकी होगी। इसने बगैर नंबर देखे ही सेल कान से लगाया तो दूसरी जानिब से डॉक्टर वहाज ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। वो इसकी बात सुनकर तलखी से मुस्कुराकर बोला, मैं भूला तो नहीं, कुछ भी बस थोड़ा बिजी था। शहर तो आता हूँ लेकिन जल्दी में। तुम लोग आ जाओ गाँव किसी दिन। इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से एक पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन कुछ देर के बाद डॉक्टर वहाज की आवाज़ आई। यारम, तुम बहुत बदल गए हो यार। तुम ऐसे तो नहीं थे जब हम कॉल करते थे। तुम कितना चहकते थे और अब हम 10 सवाल करते हैं, तुम एक जवाब देते हो। इसने वहाज की बात सुनी तो किसी ख्याल में खोकर खामोश हो गया। क्या हुआ? इसने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, मैं बदला नहीं, बस वक़्त बदल गया है और बदला हुआ वक़्त इंसान पर भी ज़रूर असर अंदाज होता है। इसने चौंक कर संजीदगी से कहा। तुम ठीक कहते हो, अब हम तुम्हारी शादी पर ही गाँव आएंगे। इसने संजीदा माहौल को खुशगवार करने के लिए कहा, लेकिन यारम बलूच के माथे पर बल पड़ गए। वहाज, मैं शादी कर चुका हूँ 3 साल पहले। इसने गुस्से से कहा और काल बंद करके सेल वापस पॉकेट में डाल दिया। सुबह भी मामूल के मुताबिक इसकी आंख जल्द ही खुल गई थी, लेकिन फिर भी वो कसलमंदी से लेटी रही। फिर कुछ देर के बाद इसने उठकर नमाज पढ़कर तिलावत की और अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई और बाहर जाने की बजाय
ड्राइंग रूम की जाली से पर्दा हटाकर बाहर झांका। एक बहुत ही सर्द हवा का झोंका इसके जिस्म से टकराया और इसके पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। इसने एकदम से झुझर ली। कल की निस्बत आज धुंध बहुत कम थी, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं और हवा की वजह से धुंध आसमान पर चढ़कर बादलों का रूप धार चुकी थी। परिंदे भी सर्दी की वजह से घोंसलों में ही छुपे बैठे थे। बराग भी उठ चुका था। इसने बराग को तैयार किया, फिर इसे दूध बनाकर दिया। खाला जुबीदा किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। आतिश बलूच ने शहर के पूश एरिया में एक खूबसूरत सा घर लिया था। वो सब इसी में रह रहे थे। चाहत ने बराग को चेयर पे बिठा दिया और ख़ुद बाहर लान में लगे शीट के नीचे खड़ी थी। तभी बारिश बरसने लगी। बारिश बरसते ही इसकी आंखों के सामने वही यादगार मंजर लहराने लगे, जिनसे वो चाहकर भी कभी पीछा नहीं छुड़वा सकी। आज फिर वहीं जानलेवा यादें इस पे हमला आवर हुए। वो इसके गाल से अपने गाल लगाकर इसके कानों में रस घोल रहा था। ना कोई दरमिया, हम दोनों हैं यहाँ, फिर तू ही बता, हैं क्यों फासले? ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी बूंदें तुझे ही तो ढूंढें। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, हो पूरी तजी से ये मेरी कहानी। इन नीले नैनों के समंदर में डूब गया। आज जैतून की जड़ें संगे मरमर को तोड़कर इस स्टोन मैन के दिल पे अपनी हुक्मरानी कायम कर चुकी हैं। वो इसके सामने आया और इसकी दोनों लरजती हुई पलकों पे बारी बारी अपने लब रखता हुआ बोझल लहजे में बोला, तो चाहत इसके सुलगते लम्स पे तड़प उठी। इंतहाई कुर्बत पे इसका तनफ़्फ़ुस बिगड़ने लगा। इसने अपना हाथ आगे फैलाया और बारिश की बूंदों को इसमें भर लिया। मगर आपने जो किया, इसके लिए मैं आपको कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। मुझे मेरे भाई से बढ़कर कुछ नहीं, मेरा प्यार भी नहीं। इसने धीमी आवाज़ में खुद कलामी की। तभी इसकी नज़र अचानक बराग पे पड़ी, जो न जाने कब आंख बचाकर लान में पहुंच चुका था और अब खास पे बैठे बारिश के जमा शुदा पानी में हाथ पांव मारकर छींटे उड़ा रहा था और हंसते हुए खेल रहा था। चाहत के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी इसकी शरारतें देखकर वो भी बिल्कुल इसी पे गया था। इसे भी चाहत की तरह बारिश पसंद थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, नीली आंखें चाहत जैसी बड़ी बड़ी मगर नाक सतवा मगरूर नाक बिल्कुल यारम बलूच जैसा। अचानक इसके जहन में झमाका सा हुआ और वो भागी ख़राब मौसम को देखकर इतनी ठंड में इसका यूं बारिश में भीगना इसकी तबीयत ख़राब कर सकता था। बराक, चाहत ने जाकर इसे गोद में उठाया और खफगी से इसे घूरा। क्यों आए आप यहाँ? और गुस्सेले अंदाज में पूछा। माँ, वो अपने दोनों ठंडे गैले नन्हे नन्हे नरम हाथ चाहत के गालों पे रखकर मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोला। तो चाहत की नाराज़गी पल भर में हरण हो गई। इसकी हंसी छूट गई। आप बहुत बेड़ बवाए हैं बराक। पहले गलत काम करते हैं, फिर हंस कर दिखाते हैं। वो इसे अपने साथ लिए अंदर की तरफ आई, इसे चेंज करवाने की गरज से। आसमान को देखते ही देखते गहरे काले बादलों ने ढक लिया और सर्द मौसम में वो इसी जगह पहुंच चुका था जहां वो दोनों बिछड़े थे। आज वो तन्हा सा खड़ा यारम बलूच इस तारीकी और वहशत ज़दा माहौल का एक हिस्सा लग रहा था। इसके चेहरे पर अजब सी वहशत, लबों पर एक जामिद सी खामोशी और इसके अंदर सनाटों का राज था। ऐसे लगता था कि जैसे इसके अंदर भी कोई गहरा भेद, कोई गहरा जख्म दफन था जो वो सब लोगों से छुपाए फिर रहा था। इसके चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई थी। वो बस एक ही नुक्ते पर निगाहें मरकूज़ किए बैठा था। इतने सर्द माहौल से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार ना दे सका, वही शख्स मेरी तलाश है, वही दर्द मेरी हयात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ। क्या सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल हूँ या तुम भी मेरे लिए कभी पागल थी? वो शिद्दत पसंदी से चलाया। इसकी आवाज़ बारिश की बौछार की आवाज़ में दबकर रह गई। वो साकित सा खड़ा बारिश में न जाने कितनी देर यूं ही भीगता रहा। मजरूह सी मुस्कान इसके लबों पे रेंगी इस बारिश को महसूस किए। वो तन्हा था इस आबला पाई के सफ़र में। हिजर की अजियत झीलना दूभर हुआ जा रहा था। नारसाई का दुख हद से सिवा था। वो रास्ते पे पलकें बिछाए इसकी वापसी का मुंतज़िर था। न जाने कब ये फासलों का सफ़र तमाम होना था या उम्र भर ये दुख उठाना इसके मुक़द्दर में लिख दिया गया था। सारे मेहमान हवेली में पहुंच चुके थे। उन्होंने दोनों नन्ही परियों को तहाइफ और दुआएं दी। खाने का इहतमाम किया गया था।
सब ने खाना खाया और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिलावर बलूच ने भी सब के जाने के बाद खुद भी जाने का कष्ट किया। अच्छा भाभी सा, मुझे भी इजाज़त दीजिए। उन्होंने अलविदाया कलमात अदा किए। जी भाई सा, उन्होंने खुशदिली से कहा। भाभी सा, अगर बुरा ना माने तो एक छोटी सी ख्वाहिश करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे तो पेशगी मुआफ़ी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। मैं चाहता था कि हो सके तो कुछ दिनों के लिए अगर मैं हादिया और बच्चियों को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। हादिया के जाने के बाद बहुत उदास हो गया है घर। वो यासियत घुले लहजे में बोले, इसमें भला हमें क्या एतराज़ है? जितना हक हमारा है हादिया और बच्चियों पे, इतना ही आपका भी है। आप ले जाइए इन्हें अपने साथ, मगर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। अब हमारा भी इनके बिना दिल नहीं लगेगा। वो हल्के फल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए बोलें, मगर हाथ का रंग फीका पड़ गया। हादिया का जाने का सुनकर इसने खफगी से जर्श बलूच की तरफ देखा। मगर मासा, इसने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर जर्श बलूच की घूरी ने इसे चुप करवा दिया। ले भाई हाथ बलूच, तूने खुद ही इसके बाबा साईं को इससे मिलवाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, अब भगत। वो मुना में बड़बड़ाया। हाथ बलूच ने तिरछी निगाहों से हादिया को देखा, जो इसे अंगूठा नीचे किए ठेंगे का निशान दिखा रही थी। हाथ बलूच दानत पैस कर रह गया, जबकि हादिया नज़रें नीचे किए शरारत से मुस्कुराने लगी। जाओ बच्चे, जाकर पेकंग कर लो अपनी और बच्चियों की। जरश बलूच ने इसे जाने की इजाज़त दी तो वो अपनी जगह से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि हाथ बलूच वहीं बैठा अपनी दोनों नन्ही परियों आस और आवीज़ा से प्यार करने लगा। कुछ ही देर में हादिया अपने बाबा साईं दिलावर बलोच के साथ आस और आवीज़ा को लिए रवाना हो गई। इनके जाने पे हाथ बलोच दिल महसूस कर रह गया, मगर खुश भी था कि हादिया भी अपने बाबा के साथ कुछ दिन गुजारकर खुश हो जाएगी। अलस्सलामु अलैकुम। वो रात गए घर आया तो डिनर के लिए जर्श बलूच के साथ हाथ, आतिश और सिसी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। इसने हवेली में दाखिल होते ही उन्हें मुश्तरका तौर पर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आओ यारम, आकर खाना खाओ बच्चे। आज कहाँ चले गए थे मज़ार से? सब मेहमान पूछ रहे थे तुम्हारा। उन्होंने इसकी तरफ देखे एक साथ सारे सवाल कर डाले। इधर ही था मासा। इसने फ़कत इतना ही कहा और जर्श बलूच के साथ वाली चेयर खींच कर बैठ गया। आज तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है, उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया। सब खुशगवार माहौल में खाना खा रहे थे कि आतिश बलूच के मोबाइल पे आती हुई कॉल ने खलल डाला। इसने मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर नज़रें जमाईं। जी, इसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। एक्सक्यूज़ मी। वो चेयर पीछे घिसैट कर वहाँ से उठा और दूसरी तरफ चला गया। हाद और यारम दोनों ने इसे एक तरफ जाते देखा तो हैरान कुन नज़रों से एक दूसरे को देखा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि आतिश बलूच यूं तन्हाई में जाकर काल अटेंड करे। हमेशा वो तीनों भाई एक दूसरे के सामने बेधड़क होकर काल पे बात करते थे। फिर आज अचानक ऐसी किसकी काल थी जो इसे यूं मुकाबिल मौजूद शख्सियत से बात करने के लिए तन्हाई दरकार थी। हाथ ने लापरवाही से शाने अचकाए और खाने की तरफ मुतूजा हो गया। यारम बलूच ने जर्श बलूच की तरफ देखा, जो इसे ही देख रही थी और सोच रही थी कि हाद और आतिश की ज़िंदगी तो खुशबाश हो गई है, मगर यारम। क्या हुआ मासा, क्या सोच रही हैं? इसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखते हुए पूछा। हम ममना, नहीं कुछ नहीं। वो सोच झटकते हुए चौंक कर बोले, तुम ये पलाव भी खाओ ना। उन्होंने यारम की प्लेट में पलाव सरो किया। बस मासा, मैं चावल नहीं खाता रात के वक्त। इसने उन्हें मज़ीद डालने से रोका। कितनी बार कहा है ये कैलोरीज के चक्कर में मत पड़। आगे देख कितना सा मुना निकल आया है मेरे बच्चे का। उन्होंने यारम के गाल पे हाथ रखकर मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। मासा, मैं क्या सौतेला हूँ, मुझे भी कभी अपने हाथों से खिला दिया करें। हाथ बलूच ने मसनूई नाराज़गी दिखाते हुए कहा। ले तू भी खा ले। उन्होंने पिलाव का चम्मच भरकर हाथ बलूच के मुना में डाला। सिसी अपनी सास जर्श बलूच का अपने बेटों के लिए प्यार देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। भाई वो बराक को बहुत तेज़ टेम्परेचर हो गया है। चाहत की तड़प ज़दा रंजीदा सी आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से सुनाई दी। क्यों, कैसे हुआ इसे बुखार? कैसी तबीयत है इसकी? आतिश बलूच ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। भाई, गलती मेरी ही है, मैं ही इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई।
न जाने कैसे और कब वो इतनी ठंड में बारिश में चला गया और भीगता रहा। अब इसे बहुत तेज़ टेम्परेचर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जुबीदा खाला तो दवाई लेकर सो चुकी हैं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं अभी वापसी के लिए निकलता हूँ, फिर आकर इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आप ऐसा करें, इतनी देर इसे बुखार का सिरप दें। कालपॉल या पिनाडोल कोई भी जो इस वक्त घर में मौजूद हो। लाउंज में मौजूद कबर्ड में चेक करें, वहाँ होंगे सिरप। और अगर बुखार तेज़ हो तो इसे पानी की पट्टियाँ करें। मैं रास्ते में भी कॉल करके आपसे राब्ते में रहूँगा। आतिश बलूच ने इसे तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा तो चाहत इसके बताए हुए तरीके पर अमल करने लगी। सुसी उठो जल्दी और पैकिंग करो, हमें अभी निकलना होगा। वो काल कट करके इन सब की तरफ आया और सुसी से मुखातिब हुआ। जी अच्छा। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ गई और कमरे की तरफ चली गई। आतिश में इतनी जल्दी तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगी, जरश बलूच ने खफगी से कहा। अब ऐसी भी क्या जल्दी है जो तुम रातों रात निकलने लगे हो? मासा, दरअसल वो मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है कल सुबह, बस इसीलिए। पहली बार झूठ बोलते हुए इसकी ज़बान लड़खड़ा गई। मैं जल्द ही वापस आऊँगा हवेली, अभी जाना ज़रूरी है। प्लीज़ मासा समझिएगा। लेकिन मासा, मेडिसन से लापरवाही नहीं करनी आपने। इसने उनकी बातें सुनकर अज़ली संजीदगी से कहा। ठीक है, कभी तो इन दवाइयों का जिक्र छोड़ दिया करो, मुझसे नहीं खाई जाते दिल के मर्ज़ की दवाइयाँ। उन्होंने बुरा सा मुना बनाकर कहा। आतिश बलूच के चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आकर मालूम हो गई। भाई, जाने से पहले आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके छोटे भाई से कभी कोई गलती हो जाए तो इसे मुआफ़ कर दीजिएगा। कर देंगे ना? कर दूंगा, मगर तुमने ऐसा काम किया है जो तुम मुझसे पेशगी मुआफ़ी मांग रहे हो। यारम बलूच ने खड़े होकर इसके शाने पे हाथ रखकर संजीदगी से इस्तफसार किया। अभी वक्त नहीं भाई, हमें निकलना होगा जल्दी। वो सबसे मिलते हुए सिसी को साथ लिए तेज़ी से बाहर निकल गया और गाड़ी का लॉक खोलकर ड्राइविंग सीट संभाली। कल की किस्त में होगा चाहत और या रंग का आमना सामना। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।